शुरू में तो उनको डर लगता है कि मैं कैसे लिखूंगी। उनको सारे डॉक्यूमेंट्स कृष्णमूर्ति ला के देते हैं कि ये भी लिख लो, मैंने शिवराव को दिया था, और यहाँ से थियोसॉफिकल सोसाइटी से मंगा लो, यहाँ से ये मंगा लो, सारे ऑडियोज ये सब चीजें मंगा के। वो डरते रहती है कि मैं इतने बड़े मास्टर के ऊपर कैसे जीवनी लिखूंगी। तो वो लिखना शुरू कर रही है। 2-3 साल के बाद पहला खंड लिखती है, 3 खंड में लिखी है उन्होंने। तो बोलती पहला खंड मैं लिखने के लिए कर रही थी, तब तक 1971 आ जाता है। और उस समय इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोसेस होते रहता है। और पूरी रात रात भर कृष्णा जगे रहते थे, क्योंकि वो मैरी जिम लिस्ट को बता रहे हैं कि कई बार विशिष्ट आनंद की अनुभूति के साथ सोकर उठते थे और उनका पूरा कमरा उस महान विभूति से भरा प्रतीत होता था। प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चल रहा था और इस समय वो अपने शरीर से बाहर नहीं जा रहे थे। मतलब अभी तक तो क्या के चले जाते थे कृष्णा और सिर्फ देह चेतना रह जाती थी। अब प्रोसेस में क्या है कि वो वहीं पर ही है। अब वो मैरी को बताते हैं कि ये जो मेरे साथ प्रोसेस हो रहा है वो मेरे मस्तिष्क के विस्तार के लिए कुछ क्रिया चल रही है। मतलब मस्तिष्क का विस्तार हम नहीं समझ सकते, होता होगा कुछ, क्योंकि उन्होंने बता रहे हैं ना कि मस्तिष्क के विस्तार के लिए कुछ क्रिया चल रही है, क्योंकि उन्होंने अपने मस्तिष्क में कुछ अद्भुत प्रकाश प्रज्वलित होते देखा। इन सब के बावजूद उन्होंने घोषणा की कि इतना आराम उन्होंने वर्ल्ड वार के बाद कभी महसूस नहीं किया। उनकी देह बहुत सेंसिटिव हो गई थी और इनके ध्यान इतने तीव्र थे कि उन्हें घंटों जगा कर रखते थे। और तब तक के ये प्रोसेस चलता रहा जब तक कि 1972 में अपने टॉक्स देने के लिए वो न्यूयॉर्क नहीं जाते, तब तक के वो चलता रहा। और फिर उस समय इंडिया में कोई बुक पब्लिश हुई थी, बीच बीच में आता रहता, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ ताकि आपको बुक आप देखो तो आपको मालूम चले कि अच्छा ये उस समय थी। ट्रेडिशन एंड रिवॉल्यूशन, उसको पुपुल जैकर और सुनंदा ने एडिट किया था। अब मैं काफी डिटेल में है तो आईपैड से ही आप लोगों को बताऊंगी। फिर उसके बाद 72 की तो ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, 71 और 72 की। अब 73 में इनकी और 2 बुक छिपी और कोई उनकी बुक को रिव्यू नहीं करता था, क्योंकि इम्पॉसिबल था। लोगों को, बहुत कम लोगों को समझ में आती थी, उनकी समीक्षा करने में कठिनाई होती थी। पर बिक्री बहुत तेजी से हो रही थी, लोग खरीद रहे थे पागलों के समान। उसमें एक बुक में एक जो क्वेश्चन था, जो मैं जिनके बारे में मैं कल बता रही थी कि एक प्रश्न था, आप लोग को सुनना चाहिए, इसलिए मैंने आज पूरा उसको बता रही हूँ। अतीन्द्रिय अनुभव हमें कब होना चाहिए? बोलते ना मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस होने चाहिए ये सब। तो कृष्णा कहते हैं कभी नहीं होने चाहिए। आपको पता है अतीन्द्रिय अनुभव होने का क्या अर्थ है? इसके लिए आपको असाधारण रूप से परिपक्व, मैच्योर्ड, संवेदनशील, सेंसिटिव और प्रबुद्ध होना होगा। एनलाइटेंड, इतना आपको प्रबुद्ध होना होगा। और यदि आप ऐसे हैं तो आप कोई अतीन्द्रिय अनुभव चाहेंगे ही नहीं। तो आप लोग मत पीछे पड़िए। अब इनकी जो वार्ताओं की जो बुक्स छप रही थी ना, उसी समय ही इनके साथ एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं प्रोफेसर बोलना चाहिए, फिजिक्स का प्रोफेसर था लंदन का, डेविड बोहम। उनके आप बहुत सारी इंटरव्यूज या क्या कहेंगे रिकॉर्डिंग्स आप यूट्यूब में देख पाएंगे डेविड बोहम के साथ। इसलिए मैं आप लोगों को सबके नाम बता रही हूँ ताकि आप लोग को कोई अनजाना चीज नहीं लगे। और डेविड बोहम क्या थे? लंदन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और वो आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन के फ्रेंड भी रह चुके थे। और द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम बुक जब उन्होंने पढ़ी थी तब से कृष्णा के संपर्क में आ गए थे और उनको सुनने के लिए सानेन और दूसरे जगह पे भी जाते रहते थे। अब इनके साथ इनकी बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारी वार्ताओं का सिलसिला चलता रहा, कई वर्षों तक के चला। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। और आखिरी आखिरी में ना ये सबसे ज्यादा जोर देने लग गए थे कृष्णा की थॉट्स ही नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उनको लगता था इन चर्चाओं को लेके वो बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि धार्मिक और वैज्ञानिक चिंतन के बीच एक मार्ग खुल गया। जो हम बोलते हैं ना, हमारा जो स्पिरिचुअल है
और जो एक साइंटिफिक नजरिया, उन दोनों के बीच में एक मार्ग खुल गया था, क्योंकि वो भी क्वांटम थ्योरी के ऊपर कुछ कुछ बुक लिख रहे थे ना। पूरा डिटेल में मत समझिएगा, बस समझ जाइएगा कि वो भी क्वांटम थ्योरी के वो थे, प्रोफेसर थे, बुक लिख रहे थे, और यहाँ पे वो थॉट्स को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। डिसॉल्व नहीं मतलब सॉरी, थॉट्स नहीं होने चाहिए। अब ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के साथ वार्ताएं करते थे, एक बार तो 700 साइंटिस्ट लोगों के साथ बात करते थे, पर उनको दिलचस्पी नहीं रहती थी कृष्णा को, क्योंकि वो क्या जो बताते थे ना अज्ञात के बारे में, जो साइंटिस्ट लोग बड़े एक्साइटमेंट में, ऐसा हुआ, ब्लैक होल है, ऐसा, जो वो बता रहे थे कृष्णा तो जान रहे थे, बोले वो तो ऐसा था, उनके हाथ का था। बस वो चाहते थे कि लोग जो साइंटिस्ट हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उसको चुनौती दे सके, ताकि वो अपने गहरे भीतर और गहरे बैठ सके। और इस समय बोलते हैं कि कृष्णा कंप्यूटर भी सीखने लग गए थे, बताइए हैं, और कैमरे के बारे में भी जानने लग गए थे। मेडिसिन की कोई अवार्ड जीती थी किसी ने, उनसे वो मेडिसिन के बारे में पूछते थे। मतलब वो सीमित नहीं थी, बहुत हर चीज में उनकी रुचि थी। और फिर सभी, कोई भी लिखती है मैरी की, चाहे बौद्ध हो, भिक्षु हो, या वैज्ञानिक हो, उद्योगपति हो, करोड़पति, प्रधानमंत्री हो, महारानी हो, कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, वो शर्मीले और संकोची बहुत थे हमारे कृष्णा, और बहुत कम किताबें पढ़ी थी, पर जब बात करते थे तो उनको कोई भय संकोच नहीं होता था। गूढ़ से गूढ़ बातों पे भी वो अच्छे से अपनी अंतर्दृष्टि डाल देते थे। कई लोगों ने लिखा है कि हम ऐसे क्वेश्चंस लेके जाते थे जिनका आंसर हमारी बुद्धि कभी सोच ही नहीं सकती, और कृष्णा 2 मिनट में उस पर कोई सा इंसाइट देते थे। बहुत सी चीजें हैं उनके बारे में। 1973 में अब उन्होंने अपने तीनों फाउंडेशन, जो बताई थी ना, लंदन, अमेरिका और इंडिया, तीनों फाउंडेशन के लोगों की बैठक करते हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि अब उनको चिंता हो गई थी कि मेरे मृत्यु के बाद इस ट्रस्ट का क्या होगा और कैसे ट्रस्टी लोग काम करेंगे, क्योंकि स्कूल्स खुल रहे थे, पब्लिकेशन हो रहा था, बहुत सी चीजें हो रही थी, स्टडी सेंटर भी खुलेगा आगे चल के। तो 1973 से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, और जबकि उनकी डेथ हुई है 1986 में। तो वहां पे मीटिंग करते हैं। तो बोलती है, मैरी बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि आप ये सब बैठक बैठक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके जाने के बाद क्या होगा? तो कृष्णा कहते हैं यह सब मिट जाएगा, उनकी शिक्षाएं रहेंगी, पुस्तकें, कैसेट रहेंगे, बाकी सब कुछ चला जा सकता है, और चला भी गया। मैरी यहाँ पे बीच बीच में उनके बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखती है कि वो अपने लंदन में जब भी आते थे ना, तो अपने टेलर के पास जाते थे और अपने सूट को ना ऑल्टर करवाते रहते थे, क्योंकि कभी पतले हो रहे हैं, कभी थोड़े से हेल्दी हो रहे हैं, तो वो अपनी फिटिंग कराते थे। नए सूट नहीं खरीदते थे, उसी को ही बैठ के फिटिंग करवाते थे, और जब तक के बिल्कुल परफेक्ट नहीं आए तब तक के वो बार बार ऑल्टर के लिए देंगे। और टेलर के दुकान में जाके, बोले उनको इतनी पसंद थी वो दुकान, कि वहां घंटों खड़े रहते थे। अभी वो टेलर अपना काम करे, बोली वहां पे बैठे हुए, सिर्फ वहां पे जो कपड़े पहने रहते थे ना, उनको बहुत ध्यान से देखते रहते थे। वो क्या, क्यों उनको इतना प्रिय था नहीं मालूम। और क्या बोलते हैं, एक रेस्टोरेंट पे उनको लेके जाती थी हमारी लेखिका हमेशा, उसके बगल में ही एक बुक स्टॉल था। मैंने आप लोग को बताया नहीं कि कृष्णा जी को सबसे ज्यादा पढ़ने का शौक था। वो कोई मैथोलॉजिकल बुक नहीं पढ़ते थे, कोई रिलीजियस, गीता वीता कुछ भी नहीं पढ़ी, इवन थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक तक के उन्होंने नहीं पढ़ी थी, बहुत इक्का दुक्का कुछ पढ़ी थी बुक। पर उनको डिटेक्टिव नॉवेल का बहुत शौक था, तो वो जब भी रेस्टोरेंट में जाते थे ना, तो खूब सारी अपनी डिटेक्टिव नॉवेल्स की बुक खरीद के लाते थे। और जब रेस्टोरेंट में बैठे रहते थे तो सब लोगों को देखते थे कि कैसे कपड़े पहने हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हर चीज को कैसे पेश आ रहे हैं। तो बोलती है कि एक बार एक मॉडल आती है, और सभी, एक मॉडल थी उस समय की लंदन की, तो वो पूरे टेबल में से चक्कर लगा, अब कौन बैठा है? हमारी लेखिका बैठी है, मैरी जिमलिस बैठी है, और कृष्णा बैठे हैं, तीनों बैठे हैं रेस्टोरेंट में। अब वो मॉडल बार बार घूम घूम के जा रही है, तो बोलते हैं, मैरी लिखती है कि हमको कोनी से मार के कृष्णा बोलते हैं कि देखो देखो, वह चाहती है कि हम उसे देखें। उनकी हमेशा दिलचस्पी रहती थी कि वो क्या पहने हैं, कपड़ों के प्रति उनकी बहुत दिलचस्पी थी, अपने ही नहीं बल्कि औरों के भी।
मैरी लिखती है कि कभी कभी मैं एक अंगूठी पहनने देती थी, मेरी एक डायमंड की रिंग थी और वो मेरी मम्मी की थी और वो अच्छे से जानते थे क्योंकि उनके मैरी की मम्मी तो उनकी फ्रेंड थी। तो बोले कभी कभी मैं उनको अपनी हीरे की अंगूठी पहनने के लिए दे देती थी। तो रेस्टोरेंट में जाते थे, खाते पीते थे, फिर जब रेस्टोरेंट से शाम को निकलते थे तो वो अपनी अंगूठी उनको वापस कर देते थे मैरी को। तो बोलती हैं कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो हीरे की अंगूठी ज्यादा चमकदार लगती थी। बोले सिर्फ मुझे ही नहीं, एक दिन मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे लेने आई और मैं बैठी हुई थी तो मेरी ग्रैंड डॉटर ने बोला कि ना आपने इनकी पॉलिश करवाए हो क्या, अभी सफाई कराए हो क्या। वो इतनी चमकदार हो जाती थी। उनके ऊपर सुगंध के ऊपर भी बहुत लिखी कि उनके पास एक सैंडलवुड की एक खुशबू आती थी, जो पेपर में वो लिखते थे उसमें भी सैंडलवुड की खुशबू आती थी। और मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध की जो कुटी थी उसके आसपास में भी उसको गंध कुटी बोलते थे। भगवान बुद्ध के आसपास भी एक खुशबू रहती थी। समझ गया। उनका पहनावा, आचरण, व्यवहार, उनका उठना बैठना, उनकी बोली, सब कुछ वैभवशाली था। पर क्या होता था कि जैसे कृष्णा को कारों में बहुत रुचि थी, डिटेक्टिव नॉवेल्स में, कपड़ों में। तो कई लोगों को ये विसंगतियां लगती थी, मतलब ये क्या मास्टर है इन सब चीजों में पड़ा हुआ है? टाई खरीदने जा रहे हैं तो 3 घंटे तक ये टाई खरीद रहे हैं, पसंद ही कर रहे हैं, 3 घंटे तक एक एक को पहन पहन के देख रहे हैं। लोगों को आशा होता है ना इतना बड़ा एनलाइटन मास्टर क्या ऐसे सब चीजों में दिलचस्पी लेगा। पर इससे कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ही करते थे। अब यहाँ पे कृष्णमूर्ति जनरल के ऊपर कुछ पैराग्राफ है। मैं जल्दी खत्म करना चाह रही हूँ। तो वो जब वो जर्नल लिखते थे ना तो हमेशा एक तीसरे व्यक्ति के ऊपर लिखते थे कि वो 14 साल का बच्चा समुद्र तट पर खड़ा है और उसके मन में कोई विचार नहीं उठता है। उसके सब फ्रेंड्स लोगों में विचार उठता है पर उसके में कोई विचार नहीं उठता, सिर्फ थॉट ही नहीं, कोई इमेजेस, कोई प्रतिमाओं का निर्माण भी नहीं होता। और वो खुद सोचता है कि वो बच्चा सोच रहा है कि उसको क्यों नहीं ऐसे थॉट आते हैं। और वो बच्चे को प्रकृति के साथ एकात्म बोध होता था, मतलब एकदम यूनिटी उसको लगती थी। और ये यूनिटी कोई कल्टीवेट नहीं कर सकता, ये स्वाभाविक रूप से अंदर से ही होती है। और भी कई चीजें लिखते हैं कि कितनी उस बच्चे के साथ प्रशंसा हुई, अपमान हुआ, संकट, सुरक्षा, पर किसी से भी वो आहत नहीं होता था। क्यों नहीं आहत होता था? क्योंकि उसके मन में कोई उसके लिए छवि ही नहीं थी, कोई निष्कर्ष और सिद्धांत ही नहीं था। छवि प्रतिरोध है और जब यह नहीं होती तो सुकोमलता होती है पर कोई घाव नहीं होता। देखिए फ्रेंड, इस पूरी चीज को मैं समझा रही हूँ आपको। हम सब ने अपनी अपनी एक सेल्फ इमेज बना के रखी है। मैंने अपनी बना के रखी, नीता अच्छी है भाई, वो सबके साथ अच्छा चलती है। अब किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरी क्या होती है, सेल्फ इमेज को धक्का लगता है कि अरे मैं तो अच्छी थी, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। हाँ ना, हमारी इमेज है ना। इन्होंने, इनके मन में कोई विचार ही नहीं थे, कोई इमेज ही नहीं थी, तो कोई सामने वाला प्रशंसा करे बुरा करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई उसके ऊपर चोट नहीं पहुंचती थी। और बस यहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे एक टीचर के बारे में बताऊंगी कि जब ये वार्ता देते थे ना, टॉक्स वगैरह, तो यहाँ पर एक टीचर के ऊपर में है कि उसको रोज पिटाई पड़ती थी स्कूल में, रोज। अब टीचर को आश्चर्य लगता था कि सब बच्चे याद करके वही आंसर दे देते हैं, ये कृष्णा ही जवाब नहीं दे पाता है, इतना अच्छे से तो हम सबको समझा रहे हैं। तो एक टीचर था, उसको रोज पीटता था, छड़ी से उसकी पिटाई करता था। वो कृष्णा रोता और स्कूल खत्म होने तक उसको बाहर बरामदे में खड़ा कर दिया जाता और जब तक कि टीचर बाहर निकलकर उसको घर जाने के लिए नहीं कहते वो वहां से हिलता भी नहीं था। उस टीचर ने बताया कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही लड़का है जिसके टॉक को अभी सुना है। और मतलब वो खुद अभिभूत हो गया था कि कैसे वो बच्चा जिसको याद नहीं रहता था और मैं मारता था और आज वो इतने लोगों को ट्रुथ के बारे में बता रहा है। और फिर वो जर्नल में लिखते हैं कि उस व्यक्ति के साथ, उस बच्चे के साथ जो भी कुछ हो रहा था, जितना भी टीचर ने मारा, कोई ने छल कपट किया, कुछ भी किया, कोई भी उसके ऊपर अंकित नहीं हो रहा था, उसके मन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। एक बार किसी ने बोला था कि आपको कुछ भी याद नहीं है? तो कृष्णा ने बोला नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो किसी ने उसको
हंस के बोला था कि आप दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सचेत मतलब सुखद या दुखद घटना जो भी उसकी लाइफ में हुई थी, ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली कृष्णा ने उसको अपने माइंड में रजिस्टर नहीं होने दिया, वो आई, घटनाएं तो हो रही थी उनके जीवन में, टीचर भी मार रहे थे और भी चीजें हो रही थी, थियोसॉफिकल जो भी हो रही थी, इवेंट्स हो रहे थे, कॉन्शियसली वो नहीं रुक रहे थे, वो आई घटनाएं और बिना चिन्ह अंकित करके चली गई। ये इसलिए सेंटेंस बता रही हूँ क्योंकि उसके बाद आपको आखिरी वाले चैप्टर में पता चलेगा। तो अब मृत्यु के साथ संवाद, अब क्या होता है कि मैं और थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा मुझे। ध्यान के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, पर अभी मैं नहीं बता पाऊंगी फ्रेंड, कभी किसी और दिन बताऊंगी। अब 1970 जब वो 79 ईयर्स के हो गए थे, 79 वर्ष के हो गए थे, तो कृष्णा ने मैरी को बताया कि अब 15 साल और जीना है क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि मेरी देह जरूर मैरी कमजोर होते जा रही है, पर मेरा मस्तिष्क इससे अछूता है। और मैरी को उन्होंने बताया कि मेरा मस्तिष्क ऐसा अनुभव कर रहा है जैसे उसको धोकर स्वच्छ कर दिया गया हो, और इससे भी बढ़कर हर्ष और आनंद की एक विस्मयकारी अनुभूति उनके पास मौजूद है। अब नवंबर में ये दिल्ली जा रहे थे, 79 के नवंबर में फ्लाइट में। अब वहीं पे उनको महेश योगी मिल जाते हैं। आपको मालूम उनका महेश योगी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। महर्षि हाथ में एक फूल लेके मुस्कुराते हुए उनके पास आते हैं। अब बात करना शुरू करते हैं। अब हमारे कृष्णा तो बेबाक हैं। अब वो गुरु और ध्यान की पद्धतियां, मंत्रोच्चार, वो सब की बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे कृष्णा तो हर चीज को नकारते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुओं और ध्यान की पद्धतियों के प्रति इतना कड़ा तरीके से कृष्णा ने बात किया कि जल्द ही उन दोनों की बातचीत एंड हो गई। बाद में कृष्णा ने हम लोग को बताया कि वो महर्षि के जमा खर्च की बही को देखना जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि कितना पैसा है, कितना कमा रहा है वो इन सब से। फिर अब क्या होता है कि अब पहला खंड लिख लिया मैरी ने इस जीवनी का, अपन तो पूरा पढ़ रहे हैं, अब पहला खंड लिख लिया जब था, ऑर्डर ऑफ द स्टार को विलय कर दिया था। अब बोले मैं उसको दिखाने लेके गई कृष्णा को। तो कृष्णा उसमें फोटोज जो थे उसमें नित्या की तस्वीर को देर तक देखते रहे, और फिर मेरे से पूछने लग गई कि कोई एक अनजान आदमी को कैसे लगेगी ये बुक मेरी जीवनी। अच्छा मान लो कोई एक शेयर ब्रोकर पढ़ेगा तो कैसे लगेगी। अब मैरी बोलती मैं तो सोच ही नहीं सकती कि कोई शेयर ब्रोकर इनकी जीवनी पढ़ेगा, है ना, कौन पढ़ेगा जो संसार में इतना लिप्त है। पर जब वो बुक आई है, मतलब उसकी पहली वाली जो खंड है उसको जब उन्होंने छपवाया था, तो उसकी रिव्यूज को देखकर लगा कि बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेड, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनकी जीवन में परिवर्तन आ रहा है। फिर वो जो खंड का था, तो मैरी उसको पढ़ने के बाद बोलती है, मैरी जिमलिस्ट, यहाँ मैरी नहीं ना, मैरी जिमलिस्ट उनसे पूछती है कृष्णा से कि अगर मास्टर थे तो वे उस समय ही क्यों बोला करते थे, अभी क्यों नहीं बोलते हैं। तो कृष्णा जवाब देती हैं, जब लॉर्ड स्वयं यहां पर है तो उन सब की आवश्यकता नहीं है। अब 75 में वो 80 साल के हो जाते हैं, और डेविड बोहम के साथ बहुत लंबी 12-16 तक के उनकी चलते रहती हैं परिचर्चाएं वगैरह। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का भी बहुत सारा है, मैं सब काट दे रही हूँ कि उनके पास जाती थी जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी ना, और जब जेल हुई थी, वो सब टाइम में कृष्णा से बात करके वो सलाह मशवरा करती थी। अब मैं सीधा आ रही हूँ उनके मृत्यु के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 मई को उनके प्रोस्टेट ग्रंथि का, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, उनको ऑपरेशन हुआ 9 मई को। और मैरी को कृष्णा ने पहले ही सावधान कर दिया था कि वो अलर्ट रहें और उनको जाने न दें, सेल्फ को जाने न दें, और साथ ही उन्हें यह भी सतर्क रहने की याद दिला दें, क्योंकि 52 साल के बाद उन्हें यह लग सकता है कि अब बहुत हुआ। 52 साल से वो लगातार टॉक दे रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, तो अब उनको बार बार उनको याद दिला दें और जाने नहीं दिए कि अब बहुत हुआ, ऐसा करके उनको याद दिलाएं।
और मैरी को बताया कि वो हमेशा जीवन और मृत्यु के बारीक फासले पर जीते आए हैं। जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु बहुत आसान है। ऑपरेशन के 2 हफ्ते पहले कृष्णा थोड़ा सा ब्लड दे के आए थे, क्योंकि अगर ऑपरेशन होगा और उस समय ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो अपने ही प्रिजर्व किए हुए ब्लड को वो लेंगे। अब जनरल एनेस्थीसिया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव है कि इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब पहली बार उनका प्रकटीकरण हुआ था ना मैत्रेय का, पहली बार जब उन्होंने बोले थे, तो वहां पर एनी बेसेंट को बताए थे उन्होंने, या एमिली को बताए थे कि उनको एक हमेशा लगता है कि मैं खोल हूं, मतलब वो अपने शरीर से अलग, बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग महसूस करते थे। तो यहां पर भी बता रहे हैं कि देह और अपने पूर्ण अनासक्ति का भाव हमेशा उनके पास रहता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम ऑपरेशन कर लो बिना एनेस्थीसिया दिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑपरेशन वाले दिन मैरी उनके साथ हॉस्पिटल में आई और 2 कमरे लिए गए, एक कृष्णा के लिए, एक मैरी के लिए। अब दोनों कमरों में जाकर कृष्णा दीवारों को टच करते हैं। वो हमेशा ऐसे करते थे, जब भी किसी नए घर में या कोई भी जगह जाते थे ना रहने के लिए, तो उस दीवार को टच करते थे। जाहिर है मैरी के रूम के लिए भी उन्होंने यह किया। ऐसा वह क्यों किया करते थे कभी प्रकट नहीं हो सका। संभव है कि वो शुद्धिकरण के लिए करते हो, कि बाहरी प्रभाव को मिटा दें, जो जरूरी नहीं है कि बुरे बुरे हो, जरूरी नहीं है ना कि हर एक बुरे हो, पर जो भी है बाहरी प्रभाव उनको मिटाने के लिए और उस जगह को अपनी उपस्थिति से भरने के लिए। मतलब अपन एक लैंग्वेज में बोले तो अपनी एनर्जी को वहां पर पहले से कर दी। दोनों रूम को उन्होंने टच करके तैयार कर दिया। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर बोलता है कि भैया मैरी तुम बात करते रहना, नहीं तो ये तो चले जाएंगे, भाई दर्द होएगा उनको, प्रोस्टेट ग्लैंड का है ऑपरेशन। 2 घंटे तक के ऑपरेशन चला, मैरी बात करती रही, फिर उनको रूम में लाए, तब बिल्कुल ठीक थे और एकदम खुश थे और बोले मेरे को एक डिटेक्टिव नॉवेल दो, मैं पढ़ूंगा। थोड़ी देर बाद शाम को उनको बहुत दर्द होने लग गया, तो उनको एक बहुत ही पावरफुल दर्द निवारक दवा दी गई, और बच्चे के बराबर जितना डोज देते ना, बच्चे के बराबर जिसको डोज देते हैं उतनी दी गई। यहाँ पे नहीं लिखा है पर कई जगह लिखा हुआ है मॉर्फिन। तो उनको इतनी डोज दिया गया। लेकिन चक्कर और मिचली आने के कारण उसको कंटिन्यू नहीं रखे, और 1 घंटे के बाद वो विदा हो गए, मतलब सेल्फ चला गया और नित्या की बात करते रहे। उसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया कि मृत्यु के साथ संवाद हुआ, इस अनुभव का वर्णन उन्होंने मैरी जिमलिस्ट को बोल के लिखवाया था। उसको मैं पढ़ूंगी शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लंबा है, आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे थे। ये एक छोटा सा ऑपरेशन था जिसका जिक्र करना भी जरूरी नहीं, लेकिन दर्द बहुत था। जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, मैंने देखा कि मेरी देह हवा में लगभग तैर सी रही है, मतलब वो देह से ऊपर तैर रहे हैं। ये भ्रम हो सकता है, किसी प्रकार का दृष्टि भ्रम, पर कुछ मिनट के बाद ही एक वो कहते कि कुछ मिनट के बाद ही मृत्यु व्यक्ति के रूप में नहीं, मतलब वो जैसा लिखा हुआ है ना, वो समझिएगा कोई व्यक्ति नहीं था, कोई चीज थी जिससे उनको लग रहा था कि वो डेथ है, मूर्तिमान होने के समान दिखाई देने लगी। दे मूर्ति नहीं, मतलब कोई इमेज नहीं बनाना भाई, किसी का भी कोई व्यक्ति नहीं था। अपन बोलते ना यमराज है, वो यमराज है, यमराज कुछ नहीं, बस समझ जाओ मृत्यु की वो अब देह और मृत्यु के बीच में एक संवाद हो रहा था। उनकी जो बॉडी थी वो मृत्यु के साथ बात कर रही है, और ऐसा लग रहा था कि मृत्यु बॉडी से बहुत आग्रहपूर्ण बात कर रही है, और देह मतलब बॉडी उसको उसकी मांग के आगे झुक नहीं रही थी। कमरे में लोग मौजूद थे, पर यह घटना जारी रही। मृत्यु निमंत्रण दे रही थी और देह उसे ठुकरा रही थी। ये ऑपरेशन थिएटर में जो हो रहा है, कमरे में जो हो रहा है, कमरे में ऑपरेशन के बाद जब रूम में आ गए थे ना, वो पेन हो रहा था, जब मॉर्फिन दिए थे या दर्द निवारक दवाई दिए थे और हो रहा था, उस समय की बात बता रहा है।
और जो वो मृत्यु को ठुकरा रही थी बॉडी, तब बॉडी को कोई डर नहीं था, बल्कि बॉडी को यह एहसास था कि वो अपने लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी और सत्ता का उस पर अधिकार है जो मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली और ओजस्वी है। वह जो मृत्यु से भी ज्यादा शक्तिशाली और ओजस्वी है, उसकी जिम्मेदारी है बॉडी का। और मृत्यु लगातार अधिक से अधिक आग्रह कर रही थी, इसीलिए अन्य को हस्तक्षेप करना पड़ा। वह अन्य आता है। अभी तक के बॉडी और डेथ बात कर रही है, अब वो अन्य आता है और अब 3 लोग बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल जाने से पूर्व ही उसने सावधान कर दिया था। कृष्णा लिखवा रहे ना बैरी को कि उसने सावधान कर लिया था कि देह से विच्छेद की संभावना है, तब मृत्यु बीच में आ सकती है। हालांकि मेरे रूम में मैरी जिम्बलिस्ट बैठी थी और एक नर्स आ जा रही थी। यह कोई आत्मछलावा या किसी प्रकार का इल्यूजन नहीं था। और उसे तीव्रता से, काट काट के बता रही हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, तो उसे बहुत तीव्रता और स्पष्टता से आभास हो गया कि अगर उस अन्य ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मृत्यु विजय पा लेती। वहां पर डर बिल्कुल भी नहीं था, न बॉडी को था न अन्य, उसको भी डर नहीं था। इसीलिए बहुत आराम से गहराई से बातें हो रही थी। इस तरह की बातचीत को शब्दों में रख पाना कठिन होता है। और बातचीत का क्या परिणाम हुआ, यह बिल्कुल स्पष्ट था। देह अत्यधिक पीड़ा में होने के बावजूद कोई डाउट नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, और वह भी इन दोनों से मुक्त था। ये ऐसा खेल था, एक खतरनाक खेल था, जिसमें देह को तो पूरा पता नहीं था, मतलब बॉडी कुछ नहीं जान रही है, और वो जो वह है वो एम्पायर की भूमिका निभा रहा है। जैसे कहते हैं ना, 2 प्रतिद्वंदी हैं, एक तरफ देह है, बॉडी है, एक तरफ मृत्यु है, और बीच में एम्पायर कौन है, वह है। मृत्यु तो हमेशा मौजूद दिखती है, किंतु उसे आमंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसा करना आत्महत्या है और मूर्खतापूर्ण है। और ये 1 घंटे तक के चला, और यहां पर शब्द अस्तित्व में नहीं थे, किंतु जो भी कहा जा रहा था उसमें तत्काल अंतर्दृष्टि घटित हो रही थी। मतलब वो शब्द नहीं थे, अपन जो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वहां पे कोई शब्द नहीं थे, परंतु वो इनसाइट्स हो रहे थे कि वहां पे क्या बात हो रही है। फिर बस ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बात हो जाती है। वहां पे कोई प्रकार की भावुकता या भावनात्मकता, मतलब कोई इमोशनल वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था। और ये तय था, ऐसा भाव था कि देह अभी कई वर्षों तक चलती चली जाएगी, पर मृत्यु और वह अन्य हमेशा साथ रहेंगे। मतलब अभी बॉडी को तो छोड़ दिया कि चलो ठीक है, मृत्यु को नहीं लेंगे, परंतु बॉडी के साथ मृत्यु और वो अन्य हमेशा चलते रहेंगे, जब तक कि शरीर काम करना बंद न कर दे। उन तीनों के बीच में विनोदशीलता का जबरदस्त भाव था, और हास्य को लगभग सुना जा सकता था। मृत्यु और जीवन बेहद नजदीक साथ साथ थे, उसी तरह जैसे प्रेम और मृत्यु। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। फिर इस अनुभव के बाद कृष्णा मैरी को बताते हैं कि वो नहीं आता तो मृत्यु मेरी तय थी, और मैं अपनी देह को छोड़ के चला जाता। फिर उसके थोड़े दिनों के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, और अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। और फिर अपने वहां पर जब आराम करते रहते हैं, तो बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं कि वो अपने किचन को साफ करते थे, केटली को पॉलिश करते थे, रिलैक्स कर रहे थे ना, पौधों को पानी देते थे, डिश वॉशर में बर्तन धोते थे। और जब भी मैरी जिम्बलिस्ट मार्केट से कुछ शॉपिंग करके आती तो बहुत ध्यान से, एकदम जैसे एक बच्चा दिखता है कि क्या क्या लाए घर के लिए, तो वो सब चीजें खोल खोल के देखते रहते थे। और इस समय बता रहे हैं कि मैरी जिम्बलिस्ट उनकी सेक्रेटरी का भी काम कर रही थी, उनकी शॉफर का भी काम कर रही थी, खरीदारी भी करी थी, उनके कपड़े भी धोती थी, उनके लिए आयरन भी करती थी। और जब वो किसी सफर के लिए जाते थे तो मैरी जिम्बलिस्ट जब बोलती थी कि मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ आपके जाने के लिए, तो वो बिल्कुल नहीं करने देते थे। उसमें वो बहुत माहिर थे, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके लिए पैकिंग कर दे। और जब मैरी को छोड़ के वो कैलिफोर्निया में से इंडिया आते थे या कहीं भी जाते थे, तो तभी मैरी को आराम मिलता था, नहीं तो वो मैरी जिम्बलिस्ट इतना काम करती थी उनके लिए।